हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सांख्यिकी माध्य, स्टैटिस्टिकल मीन। कई बार हम लोग इसको स्टैटिस्टिकल एवरेज भी बोल देते हैं। जब भी हम लोग सांख्यिकी पढ़ते हैं तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते ही सबसे पहला चैप्टर आता है मीन मोड मीडियन। उसी चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ। ये चैप्टर एक इस तरह का चैप्टर है कि एक तरह से पूरी स्टैटिस्टिक्स का बेस है। इसके बिना बाकी चैप्टर्स ना तो हम कर सकते हैं ना हमें समझ में आएंगे। और दूसरा, अगर कोई भी छोटा मोटा कंपटीशन है जिसमें स्टैटिस्टिक्स कंप्लीटली ना हो के उसका थोड़ा सा पोर्शन है, छोटा पोर्शन सिलेबस में रखा गया है, तो पक्का वहाँ पे ये चैप्टर ज़रूर होगा। जैसे फिलहाल आज के दिन की मैं बात करूँ तो अभी कुछ एक राजस्थान की वैकेंसी, जैसे राजस्थान में आप फर्स्ट ग्रेड अर्थशास्त्र का सिलेबस देखिए इकोनॉमिक्स का, उसमें भी आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। आप राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का सिलेबस देखिए, वहाँ भी आपको मिलेगा। सिमिलरली राजस्थान के अंदर सांख्यिकी अधिकारी या स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है, वहाँ भी ये चैप्टर मिलेगा। राजस्थान में आपको कंप्यूटर या संगणक नाम से एक भर्ती आई हुई है, उसमें भी ये चैप्टर मिलेगा। तो एक कहने का मतलब है बहुत अहम चैप्टर है। और अगर ये चैप्टर ढंग से नहीं समझ में आया तो पूरी सांख्यिकी में कुछ भी नहीं समझ में आता। तो इस चैप्टर को हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। बेहद आसान है, मुश्किल कुछ नहीं होता, बस हमारा काम करने का तरीका है कि हम किस तरह से काम करें कि चीज़ें हमारे लिए सरल हों और हम उसमें अच्छा कर सकें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप आखिर होते क्या हैं? इन्हीं का दूसरा नाम है सांख्यिकी एवरेज या स्टैटिस्टिकल एवरेज। स्टैटिस्टिकल एवरेज क्यों चाहिए हमें? सबसे पहला है कि एवरेज है ही क्या और ये क्यों चाहिए। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि स्टैटिस्टिकल एवरेज भी कुछ हद तक गणित का जो औसत है उससे मिलते जुलते हैं। गणित में जो औसत पढ़ा ना आपने, उससे मिलते जुलते हैं, लेकिन वहां सिर्फ एक औसत होता है। यहाँ पे सांख्यिकी माध्य इकलौता नहीं है, उसमें बहुत सारे हैं। वो कौन कौन से, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात आती है कि हमें क्यों पढ़ना है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, आखिर ये औसत निकाला ही क्यों जाता है। देखिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है, मानव बुद्धि की एक सीमा है। हम कंप्यूटर तो है नहीं, इंसान है, और इंसान की बुद्धि की एक लिमिट है। एक लिमिट तक चीज़ें हम लोग समझ सकते हैं, एक लिमिट तक चीज़ें याद कर सकते हैं, एक लिमिट तक चीज़ों को विश्लेषित कर सकते हैं। लेकिन जब आंकड़े बेहिसाब हों तो बेहिसाब आंकड़ों को मिक्स करना, उनको मर्ज करना, उनको पढ़ना, उनसे रिजल्ट निकालना, उनको याद करना, ये हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। कंप्यूटर तो ये काम कर लेता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बोलूँ, 25, 75, 175 और 205, ऐसे मान लो कि किसी क्लास में बच्चों के नंबर आए हैं। 200 नंबर का पेपर था, या 300 नंबर का, मान लो 300 नंबर का पेपर था, ये किसी बच्चों के नंबर हैं। जब तक ये 3-4 हैं तब तक तो आपको आसान लगेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इस क्लास में कुल मिला के 2000 स्टूडेंट थे, 2000 स्टूडेंट ने पेपर दिया, और उन सभी के नंबर मैं आपके सामने यहाँ पे लिख दूँ तो ये पेज पूरा भर जाएगा जिसमें नंबर ही नंबर लिखे होंगे। और ना तो आप उससे कुछ समझ पाओगे, ना उससे कोई परिणाम निकलेगा, देख के ही आपको डरावना लगेगा, और याद करना तो इम्पॉसिबल है। जब ऐसी चीज़ आ जाती है तो फिर हमें वहाँ पे इन सभी चीज़ों का एक ऐसा सारांश चाहिए, ऐसी समरी चाहिए जो इनको रिप्रेजेंट करता हो, जो इनका प्रतिनिधित्व करता हो। मतलब पूरे ग्रुप के लिए हमें एक संख्या चाहिए जिससे हम इस ग्रुप के बारे में कुछ अंदाजा लगा सकें। और जब ये समस्या आती है तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं औसत, और वही हमारे लिए सांख्यिकी में कहलाएगा माध्य। तो हम लोग उससे माध्य निकाल लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्लास में 50 बच्चे थे, 50 बच्चों के अलग अलग नंबर आए, वो याद तो मैं नहीं रख सकता। लेकिन मैंने जब ओवरऑल एक निचोड़ निकाला तो मुझे पता चला कि क्लास में औसतन सभी बच्चों के 55% नंबर आए। इसका मतलब क्लास 50% से ऊपर है, सारी थोड़ी सी बेहतर है। तो एक क्लास के प्रदर्शन का आइडिया लग गया। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से हम लोगों को माध्य या एवरेज निकालने पड़ते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्यों निकाले जाते हैं ये हमें पता चला। अब इसी को हम लोग यूं पढ़ सकते हैं कि आखिर इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, ये मुख्य उद्देश्य मैंने लिखे हैं। पहली बात है कि जब हमारे पास संख्याओं का एक बड़ा समूह हो और बड़े समूह को हमें संक्षेप में, छोटे में लाना हो, तो संक्षेप में उसका चित्रण करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण तो मैंने यहाँ पे छोटा ही दिया, लेकिन यूं समझो, आपने सबने एक नाम सुना है, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय एक सिंपल सा एक संख्या होती है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय एग्जाम्पल के लिए मान लो 1,03,000 रुपए है, या राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय उदाहरण के लिए मान लो 80,000 है। जब ये सुनते हैं तो इससे बहुत कुछ पता चलता है। अच्छा, राजस्थान में औसतन लोग 80,000 कमा लेते हैं साल के, इसका मतलब है कि ठीक ठाक जिंदगी चल रही, वट एवर। बट
अगर मैं आपको ये बता दूं कि भारत में 125 करोड़ की जनसंख्या है और हर व्यक्ति कितना कितना कमाता है, उनके आंकड़े लिख के भर के आपके सामने डाल दूं, उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो जब आंकड़ों की संख्या ज्यादा होती है तो हम पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हुआ एक नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसको हम केंद्रीय प्रवृत्ति का माप बोलते हैं। तो पहला तो संक्षेप में पूरे समूह का चित्रण हो जाता है, दूसरी भाषा में हम इसको बोलें कि इससे हमें समरी मिल जाती है, सारांश मिल जाता है। फिर तुलना करने में आसान है। हमारे पास, मैंने उदाहरण दिया आपको कि 120 करोड़ लोगों के आंकड़े होंगे ना, तो हम उनकी तुलना नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होगा। लेकिन अगर मान लो कि मेरे पास उनका एक औसत निकाला हुआ प्रति व्यक्ति आय है, तो मैं कंपेयर कर सकता हूं कि पिछले साल प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 थी, अब की बार प्रति व्यक्ति आय 1,30,000 हो गई, मतलब तुलनात्मक रूप से बड़ी है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय 11 लाख रुपए है, मतलब हम उसके 10% पे भी नहीं है। तो इस तरह की जो गणनाएं हैं वो हम लोग कर पाएंगे। भविष्य में हम लोगों को जब योजनाएं बनानी होती हैं, प्लान बनाने होते हैं, जैसे कंट्री में अगले साल प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने की योजना बनानी है, अगले साल किसानों की आय को दुगना करने की योजना बनानी है, कुछ भी, तो जब हम योजना निर्माण करेंगे तो वहां भी हमें आंकड़ों का एक सार चाहिए होगा, जिसको बेस बना के हम लोग अगली प्लानिंग कर सके। तो योजना निर्माण में भी ये सहायक है और विश्लेषण में तो सहायक है ही। तो प्रैक्टिकली ये कुछ इसके कारण है। अच्छा, ये तो एक बेसिक बात थी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते क्या हैं और उनकी जरूरत क्यों पड़ती है। अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगली चीज ये है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन से होते हैं, या फिर सांख्यिकीय माध्य कौन कौन से। तो देखिए, सांख्यिकीय माध्य या स्टैटिस्टिकल एवरेज कौन कौन से, इनको हम लोग तीन तरह से नॉर्मली बांटते हैं। सबसे पहले जो माध्य हैं उनको हम लोग कहते हैं स्थिति संबंधी माध्य। अंग्रेजी वाले बच्चे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टैटिस्टिकल एवरेज, और ये हो गए पोजीशन वाले, पोजिशनल। तो एक होते हैं स्थिति संबंधी या पोजिशनल एवरेजेस, दूसरे होते हैं मैथमेटिकल एवरेजेस, और तीसरे जो हैं वो है बिजनेस एवरेजेस। तो बिजनेस वाले हो सकते हैं, गणितीय हो सकते हैं, और सांख्यिकीय हो सकते हैं। इसमें जो व्यापारिक है वो हमारे एग्जाम्स में जनरली इसके बारे में नहीं पूछा जाता है, तो इसको हम लोग एक बार थोड़ी देर के लिए सेट असाइड कर लेते हैं। बाद में चैप्टर के एंड में मैं बता जरूर दूंगा कि ये क्या है, कैसे है, बट नॉर्मली हमारे जो एग्जाम है उसमें इनके ऊपर सवाल कम आता है। हमारा जो बेसिक पूरा फोकस है वो यहाँ दो ही रहता है, स्थिति संबंधी माध्य और गणितीय माध्य। स्थिति संबंधी जो हैं वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक का नाम है बहुलक, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं मोड, और एक का नाम है मध्यिका, जिसको हम लोग बोलते हैं मीडियन। और गणितीय अगर हम लोग देखें तो गणितीय में हमारे पास में कुल मिला के चार हैं। चार कौन कौन से? पहला है जिसका नाम है समांतर माध्य या अरिथमेटिक मीन, दूसरा है गुणोत्तर माध्य, तीसरा है हरात्मक माध्य, और अगला है जिसका नाम है द्वितीय माध्य या क्वाड्रेटिक मीन। अब आपने अभी तक कभी भी नाम सुना होगा तो इस चैप्टर का नाम सुनते तीन ही नाम आते हैं। माध्य, माध्य ये रहा, गणितीय माध्य इसको बोल सकते हैं। तो तीन ही नाम आते हैं, या तो आता है माध्य, या आता है मध्यिका, या आता है बहुलक। तो ये तीन चीजें पढ़ लें तो हमारा काम हो जाएगा। इसका मतलब इधर वाला एरिया जो है उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत एज सच हमें नहीं है। अब बात आती है कि इनको एक अलग अलग सिंबल से दर्शाया जाता है। अभी इस डायग्राम को देख के ना डरें, हम जो पढ़ना शुरू करेंगे तो बेहद आसान छोटी छोटी सी बातें हैं, उसको सीखते जाएंगे। हमारा जो प्राइमरी फोकस है, सबसे पहले हम लोग इस समांतर माध्य को पढ़ेंगे। समांतर माध्य को सीखने के बाद हम मध्यिका और बहुलक सीखेंगे। मध्यिका बहुलक सीखने के बाद में हम गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और द्वितीयक माध्य भी सीखेंगे साथ में, कि ये किस तरह से काम करते हैं। साथ के साथ इंग्लिश वाले बच्चे और हिंदी वाले सभी इनके जो सिंबल्स होते हैं उनको भी साथ में याद करते चलिए कि इनके सिंबल क्या है। जैसे बहुलक को हमेशा Z से दर्शाया जाता है, तो मोड को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Z से, मध्यिका को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं M से, समानांतर माध्य जिसको अरिथमेटिक मीन बोलते हैं वो हमेशा दिखाया जाता है X बार से। तो हमारे जो फोकस एरिया वो कौन कौन सा है? X बार, M और Z। गुणोत्मक माध्य को हम GM से दिखाते हैं क्योंकि अंग्रेजी में इसका नाम ज्योमेट्रिक मीन है। हरात्मक का अंग्रेजी में नाम हार्मोनिक मीन होता है तो HM से दिखाते हैं। द्वितीयक का नाम अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक मीन होता है इसलिए QM से दिखाते हैं। चलिए अब और इसको मैं सरल करता हूं और हम लोग चलते हैं आगे। अब हमें तीन चीजें पढ़नी है। सबसे पहले तीन चीजें क्या क्या पढ़नी है? एक तो हमें पढ़ना है माध्य, और माध्य में भी हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? समानांतर माध्य। और अंग्रेजी में क्या नाम दे दोगे उसको? अरिथमेटिक मीन या X बार। तो X बार पढ़ेंगे, मध्यिका पढ़ेंगे और बहुलक पढ़ेंगे।
इनमें से ये आपका गणितीय माध्य है और ये दोनों जो है स्थिति संबंधी माध्य हैं। इनको हम स्थिति संबंधी माध्य बोलते ही क्यों हैं? स्थिति संबंधी माध्य का मतलब होता है कि इनको ढूंढने के लिए गणितीय कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती। आंकड़ों के बीच में स्थित कहाँ पे है, कहाँ बैठा है, उसके हिसाब से निकाला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि एक लाइन में 5 घर हैं, एक लाइन में 5 घर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो एक घर उसके बीच में आ रहा होगा ना, तो वो स्थिति के आधार पे बीच में स्थित है। वैसे ही नंबरों में अगर कोई नंबर बीच में स्थित हो तो स्थिति के हिसाब से ढूंढे, तब तो वो स्थिति संबंधी माध्य कहलाते हैं। इनके लिए लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं होती, इनको तो नॉर्मली देख के, आंकड़ों को देख के हम पता लगा लेते हैं कि ये मध्य का है और ये बहुलक है। लेकिन गणितीय माध्य जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग गणित में देखते हैं गणितीय माध्य। तो आइए पहला चेक करते हैं, समानांतर माध्य। समानांतर माध्य अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं, चीजों को कॉम्प्लिकेट ना करूं, तो मैं कहूंगा गणित में जो बचपन से आप औसत पढ़ते आ रहे हो, एवरेज, वो औसत ही समांतर माध्य है। तो गणित में जिस चीज को हम लोग औसत या एवरेज बोलते हैं, उसी को हम सांख्यिकी के अंदर समानांतर माध्य या अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसको ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। या तो हम इसको प्रत्यक्ष विधि से या डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड से, जिसको हम लोग लघु रीति बोलते हैं। अब क्या इन दोनों में आंसर में डिफरेंस आएगा? नहीं। किसी भी क्वेश्चन को चाहे आप प्रत्यक्ष मेथड से करो, चाहे उसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को आप लघु रीति से करो, दोनों में आंसर सेम आता है, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा। तो एक ही चीज काम को करने की 2 विधियां हैं, दोनों में काम का तरीका अलग है। क्यों कर दिया ऐसा? इसलिए जब हमारे पास कम नंबर होते हैं, छोटी सीरीज होती है, कम नंबर होते हैं, तो वहां पे हम लोग प्रत्यक्ष विधि से आंसर कर लेते हैं। लेकिन जब आंकड़े बहुत ज्यादा हो तो प्रत्यक्ष विधि से गणना करने में थोड़ी कठिनाई आती है, इसलिए वहां पे हम लोग शॉर्टकट मेथड या लघु विधि लगाते हैं। फॉर्मूला इसका देखिए, इसका फॉर्मूला कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, x बार इजकल टू सिग्मा x बटा n। x बार तो आप जानते हैं माध्य को बोलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है हमें पता नहीं। दूसरी साइड भी x बार मतलब माध्य, आगे क्या लिखा हुआ है हमें पता नहीं, तो पता लगाते हैं, देखते हैं। चलो सबसे पहले हम समानांतर माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने से पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी संख्याएं ले लेते हैं। देखो संख्याएं ले ली मैंने, जैसे मैं जानबूझ के संख्याएं छोटी ले रहा हूँ, छोटी इसलिए क्योंकि गणना करने में हमें सरलता हो, सीधी संख्याएं ले रहा हूँ। तो मैंने संख्या ले ली 10, 20, 30, 40, 50। ये हमने संख्याएं ले ली। अब इन संख्याओं का हमसे कहा जाता है कि समानांतर माध्य ज्ञात करो। मैंने आपको बताया कि समानांतर माध्य ज्ञात करने की 2 विधियां मेरे पास में। कौन कौन सी? एक तो प्रत्यक्ष विधि और एक है शॉर्टकट वाली। पहले प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते समय उसका फॉर्मूला है x बार माध्य बराबर सिग्मा x बटा में n। ये उसका फॉर्मूला है। यहाँ पे सिग्मा x क्या है और n क्या है? सिग्मा जो है ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है, ये कुल या योग दिखाता है। सबसे पहले ये जितने भी नंबर हैं इन सब का हमको योग करना है, इनका जो टोटल आएगा वो हमारे लिए कहलाएगा सिग्मा x। मतलब ये जो नंबर्स हैं ये x कहलाते हैं सारे, इनका योग कर दें तो सिग्मा x हो जाएगा। n किसे कहते हैं? हमारे क्वेश्चन में जितने भी नंबर की संख्या है, ये कितनी संख्या है गिन लो, 1, 2, 3, 4 और 5, कुल मिला कितने नंबर है? 5। ये जो संख्या है इसको हम लोग बोलते हैं n। इसको बारंबारता भी बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं, इसको n से दर्शाते हैं। तो सिग्मा x का मतलब तो क्या हो गया? ये तो हो गया योग, और इसके नीचे क्या लिखेंगे? संख्या, कि इनकी संख्या कितनी है। ये कर दें तो हमारा x बार या माध्य निकल आएगा। अब थोड़ा सोच के देखिए, औसत का फॉर्मूला भी तो यही होता था, जितने भी नंबर है उन सब का टोटल करो, संख्या से डिवाइड कर दो तो हमारा औसत निकल आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा फैंसी हो गया, सिग्मा x बटा n बोल देते हैं। अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि आंसर कितना आता है। जोड़िए इनको, 50 और 40 90, 30 120, 140 और 10 150, तो टोटल आ गया 150। 150 को डिवाइड करेंगे संख्या से, संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, 5 से डिवाइड कर दो तो औसत कितना आ जाएगा? 30। यही औसत भी कहलाता है और यही हमारे लिए माध्य या x बार भी कहलाता है। अब हमारा मन है, इसको जो मर्जी बोलें। अच्छा ये तो समझ में आ गया। और ये विधि कौन सी कहलाएगी? ये विधि हमारे लिए कहलाएगी प्रत्यक्ष विधि। अब अगर इसको प्रत्यक्ष विधि से ना निकालना हो और दूसरी लघु मेथड से निकालना हो तो कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। इसी क्वेश्चन को लघु विधि से अगर करना हो तो लघु विधि से करने के लिए सबसे पहले मैंने नंबर ले लिए 10, 20, 30, 40 और 50, ये नंबर ले लिए। नंबर लेने के बाद लघु विधि में सबसे पहले हमें एक अनुमानित माध्य, कल्पित माध्य या एज्यूम्ड मीन मानना पड़ता है। एज्यूम्ड मीन क्या होगा? कुछ भी मान लो, मतलब
मानना जब आ जाए, हम कहते हैं ना उसका माना कि वो x है, माना कि वो 10 है, कुछ भी मान लो। तो यहाँ पे मानने का कोई नियम नहीं है कि संख्या कितनी होनी चाहिए, कुछ भी मान सकते हो, लाख मान लो, 5 लाख मान लो, 5 मान लो। लेकिन होगा क्या, अगर हम मनमाने तरीके से कुछ भी एज्यूम करेंगे ना तो हमें कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। इसलिए तरीका सही जो है वो ये है कि आपको ऐसी संख्या माननी चाहिए जो इसके आसपास कहीं हो। जरूरी नहीं है कि 10, 20, 30, 40, 50 में से किसी संख्या को मानो, आप कुछ और भी मान सकते हो। मैं 90 मान सकता हूं, मैं 5 मान सकता हूं, मैं 190 मान सकता हूं, 240 मान सकता हूं, लेकिन अगर इनमें से कोई लोगे तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले किसी एक संख्या को हमें मानना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य मानो, ये लो मैंने इसको नाम भी दे दिया कल्पित माध्य। कुछ भी मान सकते हैं, नॉर्मली बीज की संख्या ले लेनी चाहिए, बीज की सी। तो बीज की सी संख्या 30 ले लूं मैं, तो कल्पित माध्य मैंने माना 30। अब ये जो है मेरा, ये तो कहलाता है x, और अभी हमने जो माना है कल्पित माध्य वो a है। तो हम क्या करेंगे, x में से a को घटा देंगे, x माइनस a करेंगे। हर संख्या देखो उसमें से घटाते चलो। सबसे पहले x कितना है 10, कल्पित माध्य 30, तो 10 माइनस 30 करो तो कितना आ जाएगा, माइनस का 20 आएगा। माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा, आंसर कैसे निकालना है, माइनस लिखना है। उसके बाद 20 माइनस 30 करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, 30 माइनस 30 करेंगे तो आएगा 0। इस 40 में से 30 घटाओ तो ये आ गया प्लस का 10। फिर 50 में से 30 घटाओ तो ये आ गया प्लस का 20, ये आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, आसान काम, सबसे पहले संख्याएं ले ली, x ले लिया, x में फिर हमने उसके बाद में एक माध्य को माना, 30 लिया। कुछ भी मान सकते हैं, 30 की जगह 20 मान के करते तब भी आपका आंसर आता। आप बोलेंगे तो मैं 20 मान के भी दिखा दूंगा आपको। उसके बाद ये मानने के बाद में इसमें से हमने x में से कल्पित माध्य को घटाया, 10 में से 30 घटाया, 20 में से भी 30 को घटाया, 30 में से भी 30 को घटाया, 40 में से भी घटाया, 50 में से भी घटाया। जो भी आंसर आया वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो आओ इसका एक फॉर्मूला दिखाता हूं मैं आपको दोबारा। फॉर्मूला क्या था, x बार मतलब माध्य बराबर a का मतलब क्या था, कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन अभी हमने माना है क्वेश्चन में, वो कितना है 30, वो तो 30 है। उसके बाद में हमें लेना है सिग्मा dx बटा में n। सिग्मा dx का मतलब है, वापस आते हैं, ये जो हमने निकाल के इकट्ठा किया x माइनस a, यही dx कहलाता है। ये dx है, इसका टोटल करेंगे तो सिग्मा dx बन जाएगा। तो ये लो सिग्मा dx निकालते हैं, सिग्मा dx निकालो। इसका फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला क्या बना, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx बटा में n। तो a प्लस सिग्मा dx बटा n इसका फॉर्मूला बन गया। अब इसमें मैंने आपको बताया कि ये जो है इसी को हम लोग dx बोलते हैं, इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल करेंगे, टोटल ऑफ ऑल डेविएशन बोलते हैं, इसका टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा, देखो माइनस का 20 और माइनस का 10 हो जाएगा माइनस का 30, प्लस का 20 और प्लस का 10 हो जाएगा प्लस का 30। तो हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस 30 और वैल्यू आ गई प्लस 30। प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब है हमारे पास इस क्वेश्चन में जो सिग्मा dx आएगा वो तो 0 आएगा। अच्छा तो देखो फॉर्मूले में पुट करते हैं, x बार बराबर a की जगह लिखना है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य आपने कितना माना था 30, तो सबसे पहले a की जगह लिखा 30 प्लस सिग्मा dx है यहाँ पे 0, डिवाइड बाय करना है n। n कितना है, n का मतलब होता है इनकी टोटल संख्या, 1 2 3 4 और 5, डिवाइड बाय करेंगे 5, 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0, 30 का रहेगा 30 और x बार का आंसर हमारा आ जाएगा फाइनली 30। तो अगर हम इसको पीछे देखे चलें, जब हमने साधारण विधि से निकाला तब भी आंसर 30 आया था, और इस विधि से निकाला तब भी आंसर 30 आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, मेथड नहीं बदलेगा, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, अब इसको थोड़ा थोड़ा एडवांस करते चलेंगे कि इस श्रेणी को हम व्यक्तिगत श्रेणी या साधारण श्रेणी बोलते हैं। अब अगर खंडित श्रेणी आई, खंडित श्रेणी का मतलब ऐसा लिखा होता है ना कि 10 से 20 कितने बच्चों के नंबर आए, 20 से 30 कितनों के आए, तो क्या करेंगे, साथ में यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी, 10 नंबर कितने बच्चों के आए नहीं लिखा, लेकिन अगर ये लिखा होता 10 नंबर 2 बच्चों के आए, 20 नंबर 3 बच्चों के आए, फ्रीक्वेंसी भी होती, तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते, वो हम अगला काम करेंगे। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो 2 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 सेकंड में हमारे नंबर आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस की भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे एक अगली क्लास में, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।